सो वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और सुभाष घई सीरीज की ये आखिरी वीडियो है। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बता दूंगा कि ताल के बाद जितनी भी फिल्में सुभाष घई ने बनाई वो आखिर क्यों नहीं चली, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि क्या हुआ 1999 के बाद सुभाष घई के साथ की यादें, कृष्णा, युवराज, जितनी भी फिल्म आ रही थी सब एक के बाद एक फ्लॉप होने लगी और सुभाष घई का वो चार्म खत्म हो गया। और फिर मुक्ता आर्ट्स का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया 2000 के बाद। तो उसके पीछे क्या कहानी थी? ईयर 2000 जो था वो, उस साल सुभाष घई 55 साल के हो रहे थे और इंडस्ट्री में जब से उन्होंने काम करना स्टार्ट किया बतौर डायरेक्टर वो 25 साल होने जा रहे थे। 1975 में उन्होंने कालीचरण बनाना स्टार्ट किया और 2000 में वो अपनी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करने वाले थे। उस दौरान उनकी जो बड़ी बेटी थी, 2001 में मुस्कान पैदा हुई और उससे पहले मेघना जो उनकी बेटी थी वो बड़ी हो रही थी। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो थोड़ा पेरेंट्स का साथ उनका डायनामिक्स भी चेंज होता है। तो अपनी बेटी के साथ जो भी रिश्ते में बदलाव हो रहा था उसको कंसिडर करते हुए सुभाष घई ने सोचा कि एक मैं फादर डॉटर रिलेशनशिप पे एक फिल्म बनाता हूँ। कहानी 3 बेटियों की और एक बाप की सोची थी उन्होंने। और जो पहली बेटी है इनके मदर की डेथ हो जाती है किसी एक्सीडेंट में और बड़ी बेटी की जो है वो अरेंज मैरिज होती है। सेकंड वाली जो बेटी है वो अपनी मर्जी से शादी करती है लेकिन वो शादी कामयाब नहीं होती। और तीसरी वाली जो लड़की है उसे प्यार मोहब्बत और शादी ब्याह पे विश्वास नहीं है क्योंकि उसने अपनी बड़ी 2 बहनों को देख रखा है। तो सुभाष घई का आइडिया था कि एक छोटी फिल्म होगी, छोटी बजट की, जैसे ऋषिकेश मुखर्जी या बासु चैटर्जी जिस तरह की फिल्में बनाते थे उस तरह के कैनवस पे ये यादें बनाना चाहते थे। लेकिन जो तीसरी बेटी थी वो फिल्म की हीरोइन होती और उसके लिए एक हीरो भी चाहिए था। तो सुभाष घई, जैसा मैंने हर वीडियो में बताया है कि वो नए लोगों के साथ काम करते थे। तो एक उन्होंने सोचा कि जो लड़का है, हीरोइन अभी फाइनल नहीं हुई थी, तो सोचा कि जो लड़का है उसके लिए मैं अक्षय खन्ना को फिर से ले लेता हूँ। ताल में उनके साथ काम किया ही था। तो विनोद खन्ना के यहाँ एक बार कोई पार्टी में गए सुभाष घई और वहां उनकी मुलाकात हुई राकेश रोशन से। राकेश रोशन से बात हो रही थी और उन्होंने बताया कि मैं अपने बेटे के लिए फिल्म बना रहा हूँ उसको लॉन्च करने के लिए और वो अभी पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में है, तो आप भी एक दिन आकर के उसके रशेस देखिए एडिटिंग रूम में। तो सुभाष घई चले गए उनसे मिलने के लिए और जब वो एडिटिंग में पूरा देखा तो राकेश रोशन को ऋतिक रोशन का काम बहुत पसंद आया। वो जो डबल रोल उन्होंने किया था उस फिल्म में कहो ना प्यार है में, वो देख के सुभाष घई काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने कहा राकेश रोशन से कि अपने बेटे को बोलिएगा मुझसे मिले। ऋतिक रोशन मिलने गए उनसे और वो इच्छुक थे काफी सुभाष घई के साथ काम करने के लिए, क्योंकि सुभाष घई के साथ उस वक्त हर कोई काम करना चाहता था। तो सुभाष घई ने उनको बोला कि देखो मेरे पास एक कहानी है और वो छोटा सा एक रोल है तुम्हारा, लेकिन तुम कर सकते हो। अच्छा, ये तब की बात है जब कहो ना प्यार रिलीज नहीं हुई थी। तो ऋतिक रोशन ने हाँ कह दिया। आपको ये बात मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी फिल्में जो 2000 में ऋतिक रोशन की आई थी, चाहे वो फिजा हो या मिशन कश्मीर, वो सारी फिल्में उन्होंने कहो ना प्यार है से पहले साइन की थी। तो उसी में से यादें भी एक थी। तो ऋतिक रोशन ने कहा कि हाँ मैं कर लूंगा। फिल्म साइन हो गई और शूटिंग स्टार्ट होने के कुछ दिन पहले ही, 1-2 हफ्ते पहले ही कहो ना प्यार है रिलीज हुई और ऋतिक रोशन रातों रात सुपरस्टार हो गए। आपको याद ही होगा किस तरह का क्रेज था उस वक्त ऋतिक रोशन का। एक तरह से कहा जा रहा था कि शाहरुख खान के बाद नया स्टार पैदा हो गया है, ही इज द न्यू सुपरस्टार, इस तरह की बातें हो रही थी। तो अब ऋतिक रोशन ऑनबोर्ड तो हो गए थे, शूटिंग भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो ऋतिक रोशन का क्रेज जो उस वक्त था, क्योंकि एक सीन था इस फिल्म का यादें का, उसकी शूटिंग हो रही थी न्यू दिल्ली के सूर्या होटल में जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है। तो वहां पे बस ये बात पता चल गई कि ऋतिक रोशन आए हुए हैं और वहां पे लाखों लोगों की भीड़ लग गई सिर्फ ऋतिक रोशन को देखने के लिए। तो सुभाष घई को कहीं ना कहीं लगा कि यार ये जो फिल्म है ये फिल्म ऋतिक रोशन की तो है नहीं, क्योंकि इसको तो मैंने एक छोटे से कैरेक्टर के लिए लिया था और ये कहानी एक बाप और उसकी बेटियों की कहानी थी। लेकिन अब चूंकि ऋतिक रोशन इस फिल्म का हिस्सा हो गए हैं और इतना क्रेज है उनका, तो कहीं ऑडियंस ये ना एक्सपेक्ट करने लगे कि ऋतिक रोशन इस फिल्म के हीरो हैं और उनको उनको देखने के लिए लोग आए। तो सुभाष घई ने अपने राइटर्स से कहा, जो भी 3 राइटर्स इस फिल्म के थे उनसे कहा कि एक काम करते हैं, ऋतिक को इस फिल्म से ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन सबने कहा कि नहीं नहीं, अभी तो ऋतिक रोशन का मार्केट इतना अच्छा है, क्रेज है,
तो हमें तो उसको कैपिटलाइज करना चाहिए उस चीज को। लेकिन सुभाष घई को थोड़ा डाउट था, क्योंकि सबको लगा कि यार, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फिल्म में ऋतिक रोशन का रोल कोई बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं, जैसा स्क्रिप्ट पहले लिखा गया था। और ये बाप बेटी की कहानी थी, इसमें ऋतिक तो एक छोटा सा रोल प्ले करने आया था, और जो इनिशियल स्टेज में जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसके हिसाब से तो ऋतिक का एक ही एंट्री भी जो है वो इंटरवल के बाद होती है। तो सुभाष घई को थोड़ा डाउट था। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे उन्होंने बहुत पैसे, चूंकि ऋतिक रोशन इस फिल्म से जुड़ गया था उस वक्त, तो डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज्यादा हाई प्राइस देने को तैयार थे यादे के लिए, क्योंकि सबको पैसे कमाने थे ऋतिक रोशन के नाम पे। और जब इतना पैसा जब आ गया, प्रोड्यूसर सुभाष घई, वो एक होता है ना, कभी कभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे हावी हो जाता है, तो फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों सुभाष घई थे। तो एज अ प्रोड्यूसर जो है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पैसे को देख करके इन्हें लगा कि क्यों ना इसे हम ऋतिक की फिल्म बना दे और इसकी कहानी थोड़ी सी चेंज कर दे। लेकिन ये सब बहुत जल्दी करना पड़ता, क्योंकि ऑलमोस्ट डेट वेट फाइनल था कि ये इस सर्टेन डेट पे रिलीज होने वाली है। अच्छा, हीरोइन जो थी थर्ड बेटी, उसके लिए रणधीर कपूर से एक दिन मुलाकात हुई थी सुभाष घई की, और उन्होंने बताया था कि मेरी बेटी जो है वो अभी फिल्म कर रही है, और रिफ्यूजी नाम की एक फिल्म जेपी दत्ता जो बना रहे हैं उसमें ये है। तो करीना कपूर से मिले सुभाष घई, और करीना कपूर ने अच्छी लगी। तब तक रिफ्यूजी रिलीज भी हो गई थी जून 2000 में। तो जो रिफ्यूजी रिलीज हुई, तो अभिषेक बच्चन और करीना कपूर दोनों एक साथ स्टार हो उस फिल्म में डेब्यू करने वाले थे। बहुत बज़ था उस साल, अगर आपको याद होगा 2000 में, कि ऋतिक रोशन की एक एंट्री जनवरी में हुई, फिर जून में अभिषेक बच्चन की डेब्यू हुई, और बहुत ज्यादा कंपैरिजन भी हो रहा था कि अमिताभ के बेटे जो हैं वो इस साल डेब्यू कर रहे हैं। बहुत, अगर आपको रिफ्यूजी का, अगर आई डोंट नो कितने लोग आपको याद होगा, बहुत जबरदस्त प्रोमो हुआ था उसका, और सबको लगा था कि कुछ बड़ा सेंसेशन जो है वो आने वाला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूजी भी फ्लॉप हो गई, और अभिषेक बच्चन को वो स्टारडम मिला नहीं, लेकिन करीना कपूर के काम को लोगों ने पसंद किया रिफ्यूजी में। तो उसी तरह से सुभाष घई को करीना कपूर पसंद आई, और उन्होंने इस फिल्म के लिए उसको साइन कर दिया। तो अब ऋतिक और करीना पेयर हो गए। हालांकि करीना कपूर कहो ना प्यार में पहले थी, लेकिन उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। तो फिर से वही प्रॉब्लम हो गई कि अब ये फिल्म ऋतिक और करीना की होगी। डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए खूब पैसा देने को तैयार थे, और सुभाष घई को लगा कि एक काम करते हैं, और उनके भी जो प्रोडक्शन के टीम के थे, सब ने उनको कहा कि एक काम करते, कहानी में थोड़ा ट्वीक करते हैं, चेंजेस वेंजेस करके ऋतिक को इस फिल्म का हीरो बना देते हैं, और उसकी एंट्री भी थोड़ी पहले कर देते हैं, और फिल्म बन जाएगी। और यहाँ पे इनसे गलती हो गई, क्योंकि जो सोल जो था, किसी भी कहानी का एक सोल होता है, आपने उसको सोचा था बाप और बेटी के रिश्तों की कहानी। अब उस स्टार को आपको यूज करने के चक्कर में आपने स्क्रिप्ट के साथ इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि वो स्क्रिप्ट जो है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गई, और एक पुअर स्क्रिप्ट बन गई। ऊपर से क्या हुआ कि जो फिल्म रिलीज से पहले कुछ पोस्टर्स छपवाए थे, डिजाइनर्स को दिए गए थे पोस्टर्स छपवाने के लिए। तो 3 पोस्टर छपे थे। एक में जैकी श्रॉफ और 3 बेटियां उनकी थी, और ऋतिक रोशन कहीं छोटे से फ्रेम में दिख रहे थे, और वो यादें का टाइटल था, और मतलब लोग को लग जाता कि हाँ, एक बाप और बेटी की कहानी है। एक और पोस्टर छपा था जिसमें पूरी फैमिली फोटो थी, जैकी श्रॉफ, उनकी बेटियां, उधर अमरीश पुरी और उनके परिवार के लोग, और छोटे छोटे से करीना कपूर, और सब दिख रहे हैं। ये दूसरा पोस्टर था। तीसरा पोस्टर एक पब्लिश हुआ था जिसमें बहुत ही बड़ा ऋतिक रोशन का फोटो था, और साइड में हीरोइन की तरह करीना कपूर थी, और बाकी नीचे जैकी श्रॉफ और उनके बाकी जो थे। सुभाष घई ने पहले ही मना किया था कि इस पोस्टर को यूज नहीं करना है, क्योंकि ये फिल्म फादर और डॉटर की कहानी है, और हमें ऋतिक रोशन के नाम पे इस फिल्म को नहीं बेचना है, जो पहले सोचा गया था। लेकिन क्या हुआ कि जब ये कहानी चेंज हुई, स्क्रिप्ट में बदलाव हुआ, उसके बाद जब ये पोस्टर्स भेजे गए डिस्ट्रीब्यूटर को, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पूरी उसका जो प्रमोशन किया वो सिर्फ ऋतिक रोशन की फिल्म के नाम पे किया, और ये एक्सपेक्टेशन जो ऑडियंस की बढ़ गई बहुत ज्यादा, कि ये तो कहानी ऋतिक रोशन की है, हमारा कौन प्यार है का हीरो जो है वो सुभाष घई के साथ काम करने वाला है। और फिर ये सब जो गड़बड़ियां हुई, फिल्म को इसने बहुत इफेक्ट किया। लोग देखने गए, पहले ही वीक में जो इसका कलेक्शन था, वो ओपनिंग बहुत शानदार थी,
अगर आप देखो तो यादें का ओपनिंग जो था, जैसे बहुत सारी इस तरह की फ्लॉप फिल्म जो हो जाती है जिसका ओपनिंग बहुत तगड़ा होता है, जैसे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान हो गया या मंगल पांडे हो गया, लोगों की बज़ बहुत ज्यादा था तो लोग पहुंच गए पहले वीक देखने के लिए, लेकिन डिसअपॉइंट बहुत ज्यादा हो गए। अब यादें देख करके सबको लगा कि ये क्या कहानी बना दी है सुभाष घई ने, ये किस तरह की फिल्म है। मतलब उनकी जो पिछली 2 फिल्में थी, परदेस और ताल, काफी अच्छी थी, लेकिन इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि लोग बातें क्या कर रहे हैं, कोई डॉट कॉम की बातें कर रहा है, ऊपर से प्रोडक्ट प्लेसमेंट ऐसा इसमें यूज किया था। मतलब कोको कोला का तो, कोको कोला का एड अगर आप देखो तो प्रोडक्ट प्लेसमेंट कहो ना प्यारे में भी था, ताल में भी था, लेकिन वो कहीं ना कहीं कहानी से मैच कर जाता था। इसमें क्या था कि ये लोग हर बात बात पे कोको कोला को प्रमोट करने लगते थे, ऊपर से पास पास का ऐड करने लगते थे, तो सबको लगा, इनफैक्ट कई क्रिटिक्स ने कहा कि ये फिल्म है या एडवर्टीजमेंट है। हर बात पे आप पास पास को प्रमोट कर रहे हो, कोको कोला को प्रमोट कर रहे हो, और अजीब से उसके बॉटल्स, अगर कोई मॉल में अगर कोई शॉपिंग करने जा रहा है तो सिर्फ कोको कोला ही दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा लगा कि ये क्या बचकानी सी चीज हो गई है, और कहानी में बिल्कुल भी दम नहीं थी। मतलब यादें की स्टोरी में पोटेंशियल था, लेकिन उसे बनाया बहुत ही बुरी तरीके से था, और परफॉर्मेंस भी बहुत बेकार थे। ऋतिक रोशन के कई सारे सीन्स जो ऐसे थे जो बहुत बचकाने लगते हैं। तो कुल मिला के इन सब चीजों की वजह से यादें जो है वो ऑडियंस को पसंद नहीं आई। हालांकि ओवरसीज मार्केट में इसका कलेक्शन अच्छा था, रिकॉर्ड कलेक्शन था यादें का ओवरसीज में, लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म नहीं चली। और इस फिल्म के ना चलने का सेटबैक बहुत लगा सुभाष घई को, कि यार ये इतनी मेहनत से हमने फिल्म बनाई, और उन्हें ये इस बात का एहसास भी हुआ कि स्क्रिप्ट पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया, और मैंने जो सोचा था वो पैसों के लालच में, वो डिस्ट्रीब्यूटर जो इतना पैसा ऑफर कर रहे थे, उस चक्कर में मैंने उस स्टोरी के सोल को ही किल कर दिया। तो ये प्रॉब्लम हुई थी यादें के साथ, और इस वजह से वो फिल्म नहीं चली। जब यादें नहीं चली तो सुभाष घई को लगा कि मैं फिर से उस मोड में आता हूँ, एक्शन फिल्म, ग्रैंड फिल्म बनाता हूँ, वॉर फिल्म जैसा उन्होंने शिखर सोचा था, जो कि नहीं बन पाई थी। तो उन्होंने सोचा कि एक मल्टी स्टारर वॉर टाइप की फिल्म बनाता हूँ, और उन्होंने अनाउंस भी किया। उस फिल्म का नाम था मदरलैंड, और उसमें दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान होने वाले थे, और ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा और महिमा चौधरी। और उसके 2-3 गाने भी सुभाष घई ने रिकॉर्ड कर लिए। लेकिन क्या हुआ कि इस तरह के स्टार, इस तरह का एंसेंबल कास्ट को एक साथ पर्दे पे लाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। और उस वक्त अगर आपको याद हो तो शाहरुख खान बहुत बिजी स्टार थे, और अमिताभ बच्चन का भी करियर उस वक्त दोबारा एक तरह से मोहब्बतें के बाद रिवाइव कर गया था, तो वो भी बहुत सारी फिल्में कर रहे थे। और जैसी फिल्म सुभाष घई बनाते हैं उसमें डेट्स बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं। आपको याद होगा दो देवा की जो मैंने स्टोरी बताई थी, जो अमिताभ और सुभाष घई की फिल्म बनने वाली थी, वो सिर्फ डेट्स का प्रॉब्लम की वजह से ही वो फिल्म बंद हो गई। तो यहाँ पे अब शाहरुख खान बहुत बिजी थे, अमिताभ बच्चन बहुत बिजी थे। चलिए दिलीप कुमार तो नहीं काम करते थे उस वक्त, लेकिन ये दोनों स्टार इनको टाइम दे ही नहीं पा रहे थे। अनाउंस तो कर दिया, लेकिन वो फिल्म गाने वाने रिकॉर्ड होने के बाद भी, जब इनका प्लान था कि 2004 तक में इस फिल्म को मैं रिलीज भी कर दूंगा, लेकिन शाहरुख खान के पास डेट्स ही नहीं थे। साइन तो कर लिया था, लेकिन फिर वो पोस्टपोन करते 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 शाहरुख खान को 2 साल, उन्होंने कहा कि मुझे करीब 2 साल और अभी लगेंगे आपको टाइम देने के लिए। तो सुभाष घई इधर रेस्टिव हो रहे थे कि मेरी यादें फ्लॉप हो गई और मेरे पास फिल्म बनाना है, तो उन्होंने उस फिल्म को भी फिर बंद कर दिया, मदरलैंड को, और सोचा कि मैं एक अलग तरीके की वॉर फिल्म बनाता हूं। और उस वक्त चूंकि पीरियड फिल्म का भी टाइम आ गया था, लगान जो हिट हो गई थी, तो उस वक्त बहुत लगान के बाद उसी समय अशोका भी आई थी, तो सुभाष घई को लगा कि क्यों ना मैं एक उस टाइप की पीरियड टाइप की फिल्म बना दूं, वो चल जाएगी। तो उन्होंने फिर किसना का कॉन्सेप्ट सोचा, किसना वॉरियर पोएट। तो उन्होंने सोचा कि मैं ये फिल्म बनाता हूं और दिखाता हूं कि इंडियंस पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं, और धर्म और कर्म की जो लड़ाई होती है उसमें क्या किसकी जीत होती है। कुछ इस तरीके का उन्होंने कॉन्सेप्ट सोचा था किसना के लिए। और किसना के लिए भी वो बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस हो गए थे। उन्होंने सोचा कि किसना को मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाऊंगा, क्योंकि ये पुराने हिंदुस्तान की कहानी है जो कि दुनिया को देखनी चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाऊंगा। इंग्लिश में एक उसमें कैरेक्टर है कैथरीन करके, उसके लिए करीब नहीं भी तो 1000-1500 ऑडिशन लिया इन्होंने किसी हीरोइन का उस कैरेक्टर के लिए। बहुत ऑडिशन हुए, एक लड़की को सेलेक्ट भी किया गया। फिर विवेक ओबराय उस वक्त नए नए स्टार बने थे कंपनी और साथिया के बाद, और उनका मार्केट उस वक्त ठीक ठाक था, तो विवेक ओबराय को ले लिया गया। लेकिन जो फिल्म बनी वो फिर जिस तरीके का सोचा था, क्योंकि इंग्लिश ऑडियंस, क्योंकि वो फिल्म इंग्लिश में बना रहे थे, तो वो आपका टारगेट ऑडियंस
इंग्लिश रहेगा, वो आपको यूएस यूके में बेचना था। और हिंदी के लिए तो ठीक है, तो आप इंग्लिश ऑडियंस के लिए जब आप फिल्म बनाते हो तो आप बहुत ज्यादा अंडर प्ले करते हो, क्योंकि जो बॉलीवुड की एक्टिंग है वो फॉरेन में नहीं चलती, तो आपको हर कैरेक्टर को थोड़ा सा उस तरीके से प्ले करना पड़ता है। बॉलीवुड की एक्टिंग और हॉलीवुड की एक्टिंग में भी बहुत डिफरेंस है, जो भी सिनेमा आप अगर देखते होगे तो आपको समझ में आ जाता होगा। तो ये बैलेंस बनाने के चक्कर में फिल्म जो है वो ना तो इंग्लिश ऑडियंस को पसंद आई और ना हिंदी ऑडियंस को। हिंदी ऑडियंस को लगा कि बहुत ज्यादा डाउन प्ले हो रहा है, और डाउन प्ले करने के बाद भी इंग्लिश ऑडियंस को लग रहा था कि ये फिल्म तो बहुत लाउड है, और कहानी भी बहुत ज्यादा वो इंगेजिंग नहीं थी। बहुत प्रॉब्लम्स थे किसना में। म्यूजिक के लिए उन्होंने ए आर रहमान को लिया था, इस्माइल दरबार को भी लिया था, जो जो लोग उस वक्त बहुत ज्यादा डिमांड में थे। इस्माइल दरबार हम दिल दे चुके सनम और देवदास के बाद बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर थे उस समय के, उनको भी लिया था। लेकिन म्यूजिक भी एक दो गाने अगर आप छोड़ दो तो कुछ किसना का बहुत ज्यादा लोगों को याद नहीं है। एक तो वो जो टाइटल सॉन्ग था, और एक फिर वो जो उदित नारायण की आवाज में था, हम हैं इस पल कहाँ। उसके अलावा किसना का कोई गाना भी लोगों को याद नहीं है। अब किसना भी फ्लॉप हो गई। किसना फ्लॉप हो गई तो सुभाष घई को लगा कि कुछ दिन मुझे डायरेक्शन से ब्रेक लेना चाहिए, और ब्रेक भी लिया, और फिर अपनी कंपनी को वो सोचा कि कंपनी को मैं एक्सपैंड करता हूं। तो छोटे तो नए नए यंग डायरेक्टर्स को इन्होंने चांस देना शुरू किया कि आप मेरे लिए फिल्म बनाओ, मुक्ता आर्ट्स बैनर के अंडर। तो प्रकाश झा ने पहली फिल्म बनाई राहुल, जो कि थोड़े पहले रिलीज हुई थी, 2001 की ही बात है वो। तो उन्होंने बनाया। फिर इधर शादी से पहले और पता नहीं कौन कौन सी बहुत सारी उटपटांग फिल्में, अपना सपना, मनी मनी, सब मुक्ता आर्ट्स की फिल्में थी। लेकिन बहुत ज्यादा ये सब कोई यादगार फिल्में नहीं है। एक फिल्म जो मुक्ता आर्ट्स की जो उस दौर में आई थी, जो सबको पसंद आई थी, उसे नेशनल अवार्ड मिला था, वो थी इकबाल, जो शेष तलपड़ी की फिल्म थी। तो अपने कंपनी को एक्सपैंड करना चाहते थे। अब अच्छा प्रॉब्लम ये है कि जो मुक्ता आर्ट्स सुभाष घई की कंपनी है, अब अगर आप इसको कंपेयर करो आरके फिल्म्स या यशराज फिल्म से, तो आरके फिल्म्स में उनके बच्चे जो थे, राज कपूर के बच्चे, ठीक है वो बहुत ज्यादा उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने ट्राई किया, फिल्में बनाई। रणधीर कपूर ने हिना बनाई, राजीव कपूर ने प्रेम ग्रंथ बनाई, ऋषि कपूर ने आप लौट चले बनाई, तो कोशिश तो किया। लेकिन मुक्ता आर्ट्स के साथ प्रॉब्लम था कि जो इनके जो बच्चे थे सुभाष घई के, मेघना और मुस्कान, तो मेघना ने तो पहले ही बता दिया था कि मुझे फिल्म मेकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मैनेजमेंट में करना है। तो वो घर से कोई सपोर्ट नहीं था, तो इन्हें बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ा बाहर के लोगों पे। और इसका भी एक तरह का खामियाजा आप कह सकते हो। तो परिवार से कोई सपोर्ट था नहीं जो कि इस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करे। यशराज फिल्म को तो आदित्य चोपड़ा ने बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन मुक्ता आर्ट्स के साथ वो चीज नहीं हुई। तो जब किसना भी फ्लॉप हो गई, तो इन छोटे छोटे डायरेक्टर्स को दे करके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मुक्ता आर्ट्स के लिए फिल्म बनाने के लिए कहा। बहुत सारी फिल्में चली भी नहीं, तो सुभाष घई को लगा कि मुझे फिर डायरेक्टर हैट पहनना पड़ेगा, और अगर मैं बहुत बड़ी फिल्म नहीं बनाता हूँ, छोटी फिल्म ही एटलीस्ट बनाऊं, और उससे कुछ अगर प्रॉफिट कमाऊं, कंपनी के लिए भी अच्छा होगा। तो उस वक्त क्या था कि 2007-8 के टाइम, अगर आपको याद होगा, टेररिज्म बहुत रैम्पेंट था इंडिया में, बहुत ब्लास्ट ब्लास्ट हो रहे थे, और टेररिज्म पे बहुत सारे लोग फिल्में बना रहे थे। तो वो एक जूसी सब्जेक्ट एक तरीके का हो गया था फिल्म इंडस्ट्री के लिए। अ वेडनेसडे, तहान, बहुत सारी फिल्में बन रही थी। और एक जो स्टोरी उस वक्त अगर आपको याद होगा, प्रोफेसर गिलानी थे जाकिर हुसैन कॉलेज के, पार्लियामेंट अटैक में उनका नाम था, और उन्हें ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट भी किया था। बाद में फिर हाई कोर्ट ने उन्हें क्विट कर दिया था, अब तो खैर वो मर गए। तो प्रोफेसर गिलानी की कहानी उस वक्त अखबारों में खूब छपती थी। तो उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर के सुभाष घई ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म एक बनाई, और वो भी कहानी एक प्रोफेसर की थी जिसपे टेररिज्म के चार्जेस लग जाते हैं, क्योंकि वो अपने घर में एक लड़के को पनाह देता है एज ए स्टूडेंट, लेकिन वो टेररिस्ट रहता है। तो इस आइडिया पे सुभाष घई ने एक फिल्म बनाया ब्लैक एंड व्हाइट, और वो पूरी चांदनी चौक, ओल्ड दिल्ली जो है, वहां के प्रेमाइस पे बेस्ड थी, बन रही थी। लेकिन फिर इनके बहुत सारे जो वेल विशर्स या इनके प्रोडक्शन टीम के जो थे, उन्होंने कहा कि सर बड़ी फिल्म बनाते हैं, और अभी भी बहुत सारे स्टार्स आपके साथ काम करना चाहते हैं। एक बार इनकी मीटिंग हुई थी अरबाज खान के साथ, और अरबाज से सुभाष घई की बातचीत होते होते अरबाज ने कहा कि सलमान जो है वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो एक तरीके का बूस्ट मिला सुभाष घई को कि अरे अभी भी बड़े स्टार मेरे साथ काम करना चाहते हैं। तो ये बात उन्होंने अपनी टीम को बताई। उन्होंने, उनकी टीम ने कहा कि आपको बिल्कुल आज के डेट में सलमान खान इतना बड़ा स्टार है, आपको उसको लेकर के फिल्म बनानी चाहिए।
तो अब ब्लैक एंड व्हाइट तो बन ही रही थी, इसी बीच इन्हें सलमान खान से मीटिंग हो गई और उन्होंने इन्हें टाइम दे दिया बड़ी फिल्म बनाने के लिए। तो इन्होंने सोचा कि फिर मैं एक ग्रैंड फिल्म बनाता हूं। तो गुरुदत्त की एक फिल्म थी 1962 में रिलीज हुई थी, सौतेला भाई। उसको और उस फिल्म को बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है, गुरुदत्त की क्लासिक फिल्मों में उस फिल्म का नाम आता भी नहीं है। तो सुभाष घई ने उसी फिल्म को थोड़ा रीहैश करके उसके सब्जेक्ट को युवराज का की कहानी लिखी, अपने राइटर से बोल करके उसका स्क्रीन पे डेवलप किया गया और साथ में ब्लैक एंड व्हाइट बन रही थी। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट उस वक्त जब बन गई और रिलीज हुई तो ब्लैक एंड व्हाइट ने अपना कॉस्ट रिकवर कर लिया, एक छोटी बजट की फिल्म होने के वजह से उसने प्रॉफिट भी कमा लिया। तो थोड़ा उन्हें राहत मिला सुभाष घई को कि चलो एटलीस्ट कम से कम एक फिल्म हिट हो गई है, तो अब मैं बड़ी फिल्म बनाता हूं। अब युवराज बनाने के लिए पहले इन्होंने सोचा था कि इंडिया में ही बनाएंगे, लेकिन फिर उस वक्त जो जिस तरह से प्रोडक्शन हाउसेज और जो कंपनीज, जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिस तरीके से काम करती थी, उन्हें हर चीज बड़ा बड़ा चाहिए था। तो सबने कहा कि नहीं, इसे ग्रैंड बनाना है, आप विदेश में शूट करो। अब इस चक्कर में चीजें हुई कि भाई बाहर होने लगी। टीम बड़ी अच्छी थी, ए आर रहमान का म्यूजिक लिया गया था, गुलजार जैसे लिरिसिस्ट उसमें थे, तो सबको लग रहा था कि एक बहुत ही बड़ा शानदार यूनियन होने वाला है। सुभाष घई, सलमान खान, ए आर रहमान, गुलजार, कटरीना कैफ, अनिल कपूर जो सुभाष घई के पुराने सिपा सालार थे, उन्हें लिया गया था। तो सबको लगा था कि ये तो श्योर शॉट जो है वो हिट होने वाली है। लेकिन वो ग्रैंड बनाने के चक्कर में इस बार फिर इनकी टीम के साथ गलती हो गई, स्टोरी वीक हो गई। और हालांकि कुछ लोगों को फिल्म पसंद आई, इनफैक्ट जब एम एफ हुसैन ने ये फिल्म देखी तो एम एफ हुसैन ने सुभाष घई को कॉल करके कहा कि इस फिल्म का तो एक एक फ्रेम बहुत अच्छा है और ऐसी फिल्म तो बनती ही नहीं है आजकल। तो सुभाष घई को लगा कि जो मेरी फिल्म है वो इस बार चल जाएगी। लेकिन हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है। देखिए, युवराज कोई बहुत अच्छी फिल्म तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जिस तरीके का पूरा टीम था, उसके उसके जो गाने भी थे, वो जो कटरीना और सलमान खान का गाना है, आजा मैं हवाओं में फिजाओं में ले चलूं तुझे, वो गाना भी रिलीज से पहले हिट हो चुका था। लेकिन वही मैंने कहा ना, टाइम अगर आपकी खराब है तो फिल्म की किस्मत खराब हो जाती है। 21 नवंबर 2008 को ये फिल्म रिलीज हुई और एक हफ्ते के अंदर मुंबई टेरर ब्लास्ट हो गया। अब उसने पूरे देश को हिला के रख दिया और बॉम्बे में कई जगह स्क्रीनिंग जो है वो इसकी रुक गई। तो इसका खामियाजा फिल्म को भुगतना पड़ा। कभी कभी होता है, माहौल ही ऐसा हो जाता है कि फिल्म देखने ही कोई नहीं जाता। मुंबई टेरर अटैक का एक और, जो उस वक्त युवराज के साथ साथ एक और फिल्म आई थी उसके एक दो वीक के बाद ही, ओए लक्की लक्की, वो फिल्म भी लोग उस वक्त देखने नहीं गए। जबकि दिवाकर बैनर्जी कोसला का घोसला के बाद बहुत इंतजार कर रहे थे दिवाकर बैनर्जी की अगली फिल्म का। हालांकि वो छोटी फिल्म थी और उसने शायद पैसा रिकवर भी कर लिया था, लेकिन जो सोचा था कि ओए लक्की भी उस तरीके से चलेगी, वो चली नहीं। क्योंकि वो देश में माहौल कुछ ऐसा था, सबको लग रहा था कि थिएटर जाएंगे, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके की, क्योंकि आए दिन ब्लास्ट होते थे उस समय। तो ये मुंबई टेरर अटैक का जो इम्पैक्ट जो था वो युवराज पे भी पड़ा। फिल्म कोई खास नहीं थी, लेकिन इतना था कि वो फिल्म कॉस्ट अपना रिकवर कर लेती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट की वजह से वो कॉस्ट भी अपना रिकवर नहीं कर पाई और ये बहुत बड़ा सेटबैक लगा सुभाष घई को युवराज के फेल होने का। क्योंकि सलमान खान के साथ वो काम कर रहे थे और सबको लगा था कि फिल्म जो है वो अच्छी बनेगी, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी नहीं बनी। लेकिन कॉस्ट भी ना रिकवर कर पाए, ये बहुत बड़ा सेटबैक था सुभाष घई के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि उन्हें लग गया कि लगता है शायद अब वो मेरा चार्म खत्म हो गया। मैंने 2-3 साल पहले उनसे एक इंटरव्यू किया था, उस वक्त मैं इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था। तो मैंने उनसे ये बात पूछी थी, तो उन्होंने कहा कि यार देखो, सुनील गावस्कर जिस वक्त खेलता था, वो आज उससे कहो कि वो बैटिंग कर ले और सेंचुरी बनाए तो वो नहीं कर सकता। तो मेरे साथ भी शायद वही हुआ होगा। मैं जिस तरह की फिल्में बनाता था, वो जो 80s का जो दौर था, 90s का जो दौर था, उस वक्त वो फिल्में चल जाती थी। तो मेरे सोचने का तरीका भी उस समय के हिसाब से था। आज के डेट में जमाना बदल गया है, तो शायद मैं बदलती चीजों को लेकर के मैं उस तरह की कहानी शायद नहीं सोच पा रहा और मैं उसे डायरेक्ट भी नहीं कर पा रहा। तो ये शायद प्रॉब्लम है और ये हर क्रिएटिव पर्सन के साथ ये होता है कि एक टाइम के बाद आपका फैग एंड चालू हो जाता है और उसे आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो मैंने वही एक्सेप्ट किया और फिर मैंने फिल्म मेकिंग से ज्यादा फिल्म मेकिंग सिखाने पे अपना सारा फोकस किया। और फिर उन्होंने विस्लिंग वुड जो इंस्टीट्यूट जो उन्होंने फिल्म मेकिंग का स्टार्ट किया, वो अच्छी चल रही है। एफटीआईआई के बाद इंडिया में अगर सबसे बड़ा कोई इंस्टीट्यूट है तो विस्लिंग वुड ही है। तो सुभाष घई ने अपना पूरा डायरेक्शन से
हाथ खींच करके, और मुक्ता आर्ट्स भी अब फिल्में तो बहुत कम ही बनाती है, तो उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट पे ही फोकस किया। बहुत बड़े-बड़े एक्टर्स आते हैं उनके इंस्टीट्यूट में गेस्ट लेक्चर की तरह। तो ये एक्चुअली कहानी थी बेसिकली कि सुभाष घई का जो डाउनफॉल कैसे हुआ। पोस्ट ताल उनकी कोई भी फिल्म ज्यादा नहीं चली। एक ब्लैक एंड व्हाइट ने थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया था, बाकी उनके डायरेक्शन में कोई भी फिल्म हिट नहीं हो पाई, और वही है, समय बदल गया तो अब आपकी कहानी आउटडेटेड लगने लगी। ये बात यश चोपड़ा के साथ भी थी, और हर क्रिएटिव इंसान के साथ ये होता है, इसमें कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। तो सुभाष घई का डाउनफॉल यादें ताल के बाद इस तरीके से हुआ, ये कहानी थी। और इसी के साथ सुभाष घई का ये सीरीज मैं अब खत्म करूंगा। और हालांकि एक दो फिल्म जिसके बारे में बहुत लोगों ने कहा है कि कालीचरण और गौतम गोविंदा क्रोधी के बारे में बात करें, मैं आगे जरूर करूंगा। एक्चुअली इस सीरीज में मैंने मुक्ता आर्ट्स की फिल्मों को थोड़ा कवर किया था, तो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो उन्होंने फिल्म की थी कालीचरण गौतम गोविंदा क्रोधी, उसके बारे में मैं बाद में एक दो वीडियो बनाऊंगा और उसकी डिटेल स्टोरी में दे दूंगा। लेकिन अब मैं ये सुभाष घई की सीरीज को खत्म करता हूँ। और एंड नाउ कमिंग टू द क्विज। पिछले वीडियो में जो मैंने सवाल पूछा था, एक गोली डाली 5 घर खाली, यूं लगा ली और गोली चला ली, जो जीता वो जिंदा, जो हारा वो मुर्दा, वो डायलॉग जाबाज का है। अनिल कपूर ने वो डायलॉग बोला था, और काफी फेमस था वो डायलॉग। सबने सही जवाब दिया। कमिंग टू आज का क्विज, आज का डायलॉग क्या है? आज का डायलॉग कुछ ऐसा है। लड़की बदनाम थी, लेकिन बिरादरी के लिए हमने कहा कि हम निभाएंगे। आपके घर से हो गई गद्दारी, लड़की फुर हो गई। अरे अपने घर के दामाद के साथ कुछ ऐसा करता है। हमने कपड़े वपड़े सिलवा लिए, हम सोचे कि शादी करेंगे, अब हम क्या बोले कि सब हमारी दुल्हन भाग गई। हमें शक है इन पे। खैर आपकी नाजों से पली बल्लियों को तो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन उसकी ज्यादा इज्जत नहीं कर पाएंगे। अब उसे हम खिलौना बना के रखेंगे। अरे ज्यादा फड़फड़ाइए नहीं। आपको बताना ये किस फिल्म का डायलॉग है, काफी आसान है वैसे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ अच्छी नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।